नमस्कार, हेलो। इन वीडियोस में हम सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स को समझेंगे। जो इस वीडियो की लैंडमार्क जजमेंट है उसका नाम है रजनीश वर्सेस नेहा। 2 जज का बेंच था, जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने जजमेंट लिखी है। ये फैसला आया है 4 नवंबर 2020 को। ये जो मैं डेट बताता हूँ जजमेंट की, वो इसलिए बताता हूँ ताकि अगर किसी को, आप में से किसी को वो जजमेंट खुद पढ़नी हो या कुछ काम की बात उसमें से खुद देखनी हो, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाएं, उसमें जजमेंट डेट डालें, तो आप ये फैसला वहां पे खुद फ्री ऑफ कॉस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये काम अपने फोन पर भी कर सकते हो, पीडीएफ में अवेलेबल होती है फाइल, आप आराम से खुद पढ़ सकते हो। तो ये फैसला आया है 4 नवंबर 2020 को। ये जजमेंट लैंडमार्क क्यों है? ये जजमेंट है मेंटेनेंस या खर्चा, जो कि आमतौर पर बीवी जो हस्बैंड से खर्चा मांगती है उसके लिए समझा जाता है, पर बच्चे भी ले सकते हैं और एल्डरली पेरेंट्स भी ले सकते हैं। पर ब्रॉडली समझने के लिए जो वाइफ हस्बैंड से खर्चा मांगती है उस पर ये लैंडमार्क जजमेंट है। अब इस लैंडमार्क जजमेंट के अंदर वो कुछ कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, वो किन चीजों का ध्यान रखा जाए, और ये सब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है इस केस में। तो मेंटेनेंस के ऊपर है। मेंटेनेंस का ही एक छोटा हिस्सा है इंटरिम मेंटेनेंस। इंटरिम मेंटेनेंस का मतलब हुआ जब तक केस चल रहा है मेंटेनेंस का, यानी अपने खर्चे का एप्लीकेशन लगाई है वाइफ ने, और जब तक वो डिसाइड होगी, अब तब तक वाइफ अगर बिल्कुल उस कमाई नहीं कर रही तो भूखी तो नहीं मरेंगी। तो इसके लिए कोर्ट को अधिकार है कि वो दे सकते हैं मेंटेनेंस, जिसको इंटरिम मेंटेनेंस कहा जा सकता है, जब तक कि वो केस चल रहा है। अब इस केस की बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? रजनीश जो है वो हस्बैंड है, नेहा है वो वाइफ है। 2013 में नेहा को घर से निकाल दिया गया था, घर छोड़ दिया गया था उनके द्वारा। फिर उनको फिर एक उनका बच्चा हुआ है, सन। उनको ट्रायल कोर्ट ने खर्चा दिया 15,000 रुपये नेहा के लिए और 5,000 रुपये बच्चे के लिए, जो कि कुछ साल बाद बच्चे का 10,000 कर दिया गया। इसके खिलाफ हस्बैंड जो वो अपील में गए हाई कोर्ट में, वहां नहीं सुनी, डिसमिस कर दी उनकी अपील। फिर वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं। वहां पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब एरियर्स इनका पूरा क्लियर करो। एरियर्स होता है जो पुराना अभी तक नहीं दिया होता, तो उन्होंने एरियर्स उनको 12 हफ्तों में कहा गया, यानी 3 महीनों में उन्होंने एरियर्स क्लियर करने थे। वहां जाके सुप्रीम कोर्ट में हस्बैंड ने कहा कि अब तो वो कुछ कमा नहीं रहे हैं, तो वाइफ को खर्चा देने के लिए क्या उनको बोरो करना पड़ेगा, उनका कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है उनके नाम पे, इन बहुत बुरे हाल में हो। वाइफ ने कहा कि ये रियल एस्टेट में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, ये जानबूझ के छुपा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो खर्चा है, और वाइफ ने कहा था कि इनको खर्चा और ज्यादा मिलना चाहिए, वाइफ और बच्चे को। बच्चा बड़ा हो गया है, तब 2.5 साल का था, अब 7.5 साल का हो गया है। स्कूल वाले बोल रहे हैं कि इनको स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस का लिंक नहीं भेजेंगे। तो ये सब वाइफ ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एरियर्स क्लियर करो, और खर्चा जो है वो जितना था उतना ही रखा, तो हस्बैंड की अपील एक तरह से डिसमिस हो गई। पर सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि इस केस में हमें गाइडलाइंस बताने की जरूरत है। वही गाइडलाइंस के लिए लैंडमार्क जजमेंट है, जिसका केस का नाम है रजनीश वर्सेस नेहा। तो जिस किसी को भी मेंटेनेंस या खर्चे का केस डालना है, वो एक बार ये जजमेंट जरूर पढ़ ले, उनके काफी काम की है। क्यों है काम की? इसमें कुछ एक गाइडलाइंस दी गई है। सबसे पहली है ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन। इसका ही मतलब है कि जैसे कोई हिंदू वाइफ है, हिंदू वाइफ मतलब हिंदू धर्म की है वो, अब वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 उसमें भी खर्चा क्लेम कर सकती हैं, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो पहले था उसमें, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें भी खर्चा क्लेम कर सकती है। तो कौन सा लागू होगा? तो वो दोनों में ही क्लेम कर सकती है, लेकिन जो बाद वाला केस होगा उसमें पिछले वाले को ध्यान में रख के ही दिया जाएगा, यानी कि पिछले वाले का अमाउंट एडजस्ट किया जाएगा। नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि हस्बैंड को 2 खर्चे देने पड़ रहे हैं एक ही चीज के लिए। तो जो बाद वाला केस है उसमें पिछले वाले को एडजस्ट किया जाएगा। अगर पिछले वाले में किसी को दिक्कत है तो पिछले वाले में एप्लीकेशन डाल लें अपनी उसी कोर्ट में। ये बात मैं फिर से समझा देता हूं। सपोज कोई हिंदू वाइफ है, अब हिंदू वाइफ 125 सीआरपीसी जो पहले था, या अब 144 बीएनएसएस, उसमें खर्चे की एप्लीकेशन लगा सकती है ट्रायल कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में। उन्होंने लगाई, उससे पहले वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 की भी खर्चा वो ले रही थी, तो जो बाद में एप्लीकेशन लगाई है उसमें वो पिछले वाली का अमाउंट एडजस्ट किया जाएगा, नहीं तो हस्बैंड को से 2 देने पड़ जाएंगे खर्चे। तो पहली तो ये बात बताई। अब जुरिस्डिक्शन कैसे है? जैसे एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, उसके अंदर भी खर्चा क्लेम किया जा सकता है।
एक स्पेशल मैरिज एक्ट है, वो ये दोनों ही एक्ट डोमेस्टिक वाले हैं। स्पेशल मैरिज या मेंटेनेंस जो 125 पहले था 144, ये किसी भी धर्म के इंसान इनको अप्रोच कर सकता है। और हिंदू धर्म का कोई हो तो वो हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में आ सकते हैं या हिंदू मैरिज एक्ट में आ सकते हैं। तो कई सारे कानून हैं। इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन हो तो जो बाद में डाली गई है एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन में पिछले वाले अमाउंट को एडजस्ट किया जाएगा, ध्यान में रखा जाएगा। और पिछले वाले अमाउंट में किसी को दिक्कत है तो पिछले वाले केस में वो एप्लीकेशन लगाए। तो ये पहली गाइडलाइन थी। दूसरी थी बात इंटरिम मेंटेनेंस की, क्योंकि जैसे ये रजनीश वर्सेस नेहा का केस था, ये जब तक फाइनली डिसाइड हुआ तब तक 7 साल बीत गए थे। तो तब तक वो वाइफ और बच्चा भूखे तो नहीं मरेंगे, इसीलिए इंटरिम मेंटेनेंस के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है। उनमें किन चीजों का ध्यान रखा जाएगा या मेंटेनेंस देते हुए किन चीजों का ध्यान में रखा जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक एफिडेविट पर एसेट्स और लाइबिलिटीज का डिस्क्लोजर करने को कहा है। यानी कि जो खर्चा मांग रहा है वाइफ या दोनों इंसान, वो अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज डिस्क्लोज करेंगे एफिडेविट पर। एसेट लाइबिलिटीज क्या हुए, यानी आपके पास उसके अंदर काफी सारी सेक्शन, उसके अंदर काफी सारी चीजें मेंशन की हुई हैं एफिडेविट के अंदर। वाइफ को बताना होगा कि वो कितनी पढ़ी लिखी है, उन्होंने लास्ट नौकरी क्या की थी, उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न कितनी भरी है, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उनको कितने लोगों का ध्यान रखना पड़ रहा है, और उनके हिसाब से हस्बैंड के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उन पर डिपेंडेंट कौन कौन लोग हैं। ऐसे बहुत सारी चीजों का एफिडेविट पर एसेट्स मतलब अपने आपके पास क्या क्या साधन है, संसाधन है, और आपका खर्चा कितना है, वो सब बताएंगे। हस्बैंड भी बताएंगे, वाइफ भी बताएंगे, फिर ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगा। तो इंटरिम मेंटेनेंस भी दिया जाएगा। मेंटेनेंस कर देते हुए भी इन्हीं चीजों का ध्यान रखा जाएगा कि इन ये किस स्टैंडर्ड ऑफ लाइफस्टाइल से जी रहे थे पहले, बाद में अभी कैसे जी रहे हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, हस्बैंड कितना कमाते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कोई गैस वर्क नहीं होगा, उसी एफिडेविट के आधार पर वो मेंटेनेंस दिया जाएगा, जो कि दोनों ही पार्टी देंगी और एक दूसरे को कंटेस्ट करेंगे फिर। तो ये पहली चीज सुप्रीम कोर्ट ने बताई। अब एक और मुद्दा आता है कि कौन सी डेट से ये मेंटेनेंस दिया जाएगा, कौन सी डेट से माना जाए कि खर्चा दिया जाए। जिस दिन आपने कोर्ट में केस डाला उस दिन, या जैसे ये रजनीश वर्सेस नेहा के केस में 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतना होगा, और ये तो फाइनल मेंटेनेंस भी नहीं था, इंटरिम की बात थी। तो किस दिन से मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस दिन एप्लीकेशन दी गई है कोर्ट के अंदर खर्चे की, उस दिन से देखा जाएगा कि उनको मेंटेनेंस दिया जाए। क्योंकि उसके बाद डिले कितना होता है वो तो पार्टीज के हाथ में नहीं है ना, तो वो डेट ऑफ एप्लीकेशन से देखा जाएगा। और ये सुप्रीम कोर्ट ने एक और इसमें गाइडलाइन बताई कि अगर कोई नहीं दे रहे हैं तो उनकी रिकवरी के लिए, जैसे किसी सिविल केस में पैसे की रिकवरी के लिए जो जो चीजें की जा सकती है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकती है, यानी आपकी प्रॉपर्टी कोर्ट ले सकता है, उसकी नीलामी करवा सकता है, या फिर उसको इंसान को जेल में भी डाला जा सकता है, जैसे 125 सीआरपीसी या 144 बीएनएसएस, इसके अंदर भी ये प्रोविजन है। तो ये सब गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दी, रजनीश वर्सेस नेहा, जिसमें सबसे मेन बात तो है कि वो जो एफिडेविट दिया जाएगा दोनों पार्टीज के द्वारा। कई बार ना हस्बैंड को पता होता ना वाइफ को कि एक एफिडेविट देना है, फिर उनको मेंटेनेंस के लिए देरी होती है, उनको मिलता नहीं है। तो किसी में से भी, आप में से अगर मेंटेनेंस के लिए डालना पड़े केस, तो आप जरूर वो एफिडेविट अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज का सारा फॉर्मेट इसी जजमेंट में दिया हुआ है, उसमें अच्छे से जो आपकी परिस्थिति है वो बताएं, समझाएं, ताकि कोर्ट को आसानी हो आपका मेंटेनेंस डिसाइड करने के लिए। तो ये थी हमारी इस वीडियो की लैंडमार्क जजमेंट रजनीश वर्सेस नेहा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस की गाइडलाइंस, मेंटेनेंस किन चीजों का ध्यान में रख के दी जाए और कैसे दी जाए, वो सब बताया है। हम अगले वीडियो में एक और लैंडमार्क जजमेंट को आपके साथ समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।